एक प्रश्न जो हर एक बच्चा कमेंट बॉक्स में पूछ रहा है वह ये है कि आईटीपी बीएड करने के बाद यानी आईटीपी 4 साल का जो कोर्स आप करने जा रहे हैं या फिर कर लिए हैं, उसके बाद आप स्कूल टीचर बनना बेहतर रहेगा या फिर आप यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनना वो सही रहेगा। दोनों में अंतर क्या है, दोनों में क्या फायदा है, क्या नुकसान है, इन सब के बारे में हम आज आप लोगों को डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा पूरा टॉपिक ये है कि आईटीपी बीएड के बाद आप टीचर बनने के क्षेत्र में जाना चाहेंगे या फिर प्रोफेसर बनेंगे। तो ये दोनों में क्या, यानी कि विच इज बेटर, कौन सा बेहतर है, कौन सा बेस्ट है आपके लिए, ये सब चीजें हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को और बहुत ही आराम से और बहुत ही अच्छे तरीके से कोशिश करेंगे आपको समझाने की। तो आज के इस वीडियो हम लोग क्या क्या बात करने वाले हैं उसके बारे में सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो आज हम लोग दोनों में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, रिक्वायर्ड एग्जामिनेशन क्या है, सैलरी क्या होगी, कैरियर ग्रोथ होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, जॉब सिक्योरिटी, कैरियर ग्रोथ, जॉब सिक्योरिटी, ये सब चीजें हम लोग बात करेंगे। इन सब के बारे में कौन किसके लिए कौन सा कैरियर बेहतर होगा, इन सब चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको जब आईटीपी कोर्स आप करने जा रहे हैं या फिर कर रहे होंगे, तो आईटीपी ये 4 साल का जो कोर्स होता है, चाहे आप आईटीपी बीए बीएड करिए, आईटीपी बीएससी बीएड करिए या आईटीपी बीकॉम बीएड करिए, ये जब आप कोर्स करते हैं तो आपको डुअल मेजर डिग्री आपको प्रोवाइड कराया जाता है। एक तो आपको एजुकेशन मेजर सब्जेक्ट रहता है, दूसरा आप जो अपना चूज करते हैं, और तीसरा जो होता है एक माइनर सब्जेक्ट होता है। इस प्रकार से 3 सब्जेक्ट में आप जो है अपना टीचिंग का जो कोर्स है वो करते हैं। इसमें आपका डुअल डिग्री होता है, यानी एक तो आपका ग्रेजुएशन भी होता है, दूसरा आपका बीएड साथ साथ में होता रहता है। ठीक है, अब यहां पर आपको बता देना चाहते हैं कि ये जो आईटीपी कोर्स करते हैं आपको इसमें सबसे पहले आपके सब्जेक्ट का नॉलेज होता है, यानी आपको जो है जो डिग्री मिलती है भैया, ठीक है, मतलब जो आप जैसे ग्रेजुएशन की जो डिग्री मिलेगी, इस ग्रेजुएशन में आपका जो है क्या सब्जेक्ट रहता है, उस सब्जेक्ट का आपको नॉलेज मिलता है। ठीक है, दूसरी बात है आपका कि जो आप ग्रेजुएशन के साथ साथ अपना बीएड कोर्स करते हैं तो उस बीएड कोर्स में आपको टीचर एजुकेशन दिया जाता है। जैसे आप देखेंगे कि आपका पहले ही सेमेस्टर में एजुकेशन से संबंधित है कुछ आपके सब्जेक्ट रहते हैं, तो ये सब्जेक्ट आपको जो है टीचर बनने के लिए क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाते रहते हैं। जैसे जैसे आपका सेमेस्टर बढ़ता है वैसे वैसे जो है आपके क्लासरूम टीचिंग भी बढ़ती रहती है। इसके अलावा पेडागोजिकल स्किल भी आपको सिखाया जाता है। जब आप अपने आखिरी सेमेस्टर आखिरी साल में आते हैं तो 5वें सेमेस्टर में आपको जो है भेजा जाता है माइक्रो टीचिंग के लिए किसी न किसी इंस्टीट्यूट में। आपको जैसे केवीएस हो गया या नवोदय हो गया या रेलवे स्कूल हो गया या कोई भी गवर्नमेंट स्कूल हो गया, वहां पे आपको भेजा जाता है कि आप अपना जो है माइक्रो टीचिंग करिए, या फिर वहां पे 6 महीने का आपका इंटर्नशिप भी कराया जाता है, मतलब एक तरह से टीचिंग कोर्स कराया जाता है, ताकि आपको इवेल्युएशन किया जा सके कि आप ने तो ग्रेजुएशन तो कर लिया है 3 साल तक, लेकिन क्या आप टीचर बनने के लिए बिल्कुल योग्य हैं कि नहीं है। तो वो कोर्स के दौरान यानी उस ट्रेनिंग के दौरान आपका जो प्रतिभा है टीचर का वो निखर के सामने आता है। तो ये 4 सालों में आप इन सब चीजों से होकर के गुजरते हैं। अब आपका जो मेन होता है कि हम लोग का मेन टॉपिक है कि आप आईटीपी कोर्स तो कर लेते हैं, क्या क्या सीखते हैं ये पता चल गया आपको। अब यहां पर जब आप स्कूल टीचर या फिर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर बनने की तरफ जाते हैं तो क्या क्या क्राइटेरिया होती है, क्या प्रोसेस होता है, उसको सबसे पहले समझ लेते हैं। तो अगर आप स्कूल में टीचिंग करना चाहते हैं, ठीक है, स्कूल में टीचिंग करना चाहते हैं तो आपको आईटीपी कोर्स सबसे पहले करना होगा। ये आपका 4 ईयर का आईटीपी कोर्स होगा। ठीक है भैया, 4 ईयर का आईटीपी कोर्स होगा आपका। अब आईटीपी कोर्स करने के बाद आपको जो है टेट या फिर सीटेट क्वालिफाई करना होगा। ठीक है, टेट या सीटेट क्वालिफाई करना होगा, और ये टेट सीटेट जो है आपका 4 लेवल का होगा। ठीक है, किस लेवल का होगा, 4 लेवल का आपका टेट या सीटेट होगा। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो आपका फाउंडेशनल स्टेज का आपका टेट होगा, फाउंडेशनल स्टेज टेट। ठीक है, इसके बाद जो है आपका सेकंड जो होगा वो प्रिपरेटरी स्टेज आपका टेट होगा। ठीक, फिर इसके बाद आपका जो है तीसरा जो होता है वो आपका मिडिल स्टेज का टेट होगा। ठीक, इसके बाद आपका जो आएगा चौथा जो रहेगा भैया वह रहेगा आपका सेकेंडरी स्टेज आपका टेट रहेगा। यानी अभी जो आप देख रहे हैं कि 2 ही स्तर के आपके टेट देखे जा रहे हैं, एक आपका पेपर 1 और पेपर 2 हो रहा है। पेपर 1 जो है 1 to 5 के लिए हो रहा है और पेपर 2 जो है 6 to 8 के लिए हो रहा है। लेकिन ये जो सीटेट का और टेट का जो आपका अब जो पेपर होगा वो लास्ट हो रहा है 2026 का, अभी सितंबर में उसका पेपर होने जा रहा है। तो ये लास्ट टाइम आपका सीटेट का पेपर होने जा रहा है 2 लेवल पे। लेकिन अब 2027 जो पेपर आपका होगा
टेट या सीटीएट का जो भी पेपर होगा वो 4 स्टेज में आपका कराया जाएगा, और जिस स्टेज का आपने कोर्स किया होगा उस स्टेज के लिए जो है आपको वो टेट या सीटीएट क्वालिफाई करना होगा। ये बात यहाँ पर क्लियरली समझ लीजिएगा। एक बात और यहाँ पे मेंशन करना चाहेंगे आप सभी लोगों को कि जो भी बच्चे किए रहेंगे अपना मतलब सेकेंडरी स्टेज का जो टेट क्वालिफाई किए रहेंगे, ठीक है, यानी कि सेकेंडरी स्टेज का जो कोर्स किए रहेंगे, जैसे आपने 9 to 12 को पढ़ाने के लिए कोर्स होता है, कौन सा कोर्स है आपका? सेकेंडरी स्टेज का। अगर आपने सेकेंडरी स्टेज का कोर्स किया है तो आप दोनों ही टेट को क्वालिफाई कर सकते हैं। जैसे आप जो है मिडिल स्टेज के टेट के लिए भी एलिजिबल हैं और आप जो है सेकेंडरी स्टेज के टेट के लिए भी एलिजिबल रहते हैं। यानी अगर आपकी वैकेंसी आती है चाहे मिडिल स्टेज में या फिर सेकेंडरी स्टेज में, और आपने कोर्स किया हुआ है 9 to 12 को पढ़ाने वाला, यानी कि सेकेंडरी स्टेज कोर्स किया है, तो आप दोनों ही स्टेज में जो है एलिजिबल होते हैं टीचर बनने के लिए। ये बहुत बड़ी अपडेट है आप सभी के लिए, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि आप लोग केवल ऐसा ना हो कि सेकेंडरी स्टेज का आपका टेट है तो आप उसी को करिए, नहीं, आप जो है मिडिल स्टेज के टेट को भी दे सकते हैं। क्यों दे सकते हैं, इसका कारण मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे आपको पता है कि 2030 तक जो है आपका ये बोला गया है, यहां पर 2030 तक बोला गया है कि अब जो है जो एनसीटी एग्जामिनेशन यानी आईटीपी जो कोर्स है वो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाला कोर्स होगा, यानी कि टीचर बनने के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाला ये कोर्स होगा। तो अब जो जितने भी कोर्स आप देख रहे होंगे, चाहे वह आपके यहाँ पे बता दें कि जैसे आपका डीएलएड होता है, ठीक है, डीएलएड होता है, ये भी आपका बंद हो जाएगा। डीएड होता है, ये भी आपका बंद हो जाएगा। इसके अलावा बीटीसी जो बहुत सारे स्टेट में होता है, ये आपका बंद हो जाएगा, ठीक है। ये सब आपके कोर्सेज जो है वह 2029 तक, मतलब 2029 ये इनका लास्ट सेशन होने वाला है 2029 तक। इसके बाद इनका कोई भी जो बैच है वह नहीं आने वाला है। तो अब आपको पता है कि डीएलएड अगर आप करते हैं तो 1 to 5 के लिए होते हैं। उसी प्रकार से बीएड भी आपका जो है 2 साल का जो है वह 2029-30 तक आपका बंद होने वाला है। यहाँ पे क्लियरली आपको बता देना चाहते हैं। बहुत सारे अखबारों में आपको देखने को मिला कि 2030 के बाद भी 2 साल का बीएड जो है वह चालू रहेगा, लेकिन नहीं, वो 2 साल का बीएड नहीं चालू रहेगा। वह 2030 तक आपका आखिरी बैच होगा जो 2 साल के बीएड के रहेंगे। तो अगर आप बीएड करते हैं तो आप एलिजिबल होते हैं 6 to 8 के लिए भी, और आप एलिजिबल होते हैं 9 to 12 के लिए भी। ये दोनों ही कोर्स के लिए एलिजिबल होते हैं। वैसे ही अगर आप डीएलएड करते हैं तो 1 to 5 के लिए होते हैं। तो यहां पर वही चीज आपका क्राइटेरिया लागू होगा कि दोनों यहां पर पुराने जो बीएड किए रहे बच्चे उनको फायदा ज्यादा ना हो, इसलिए यहां पर जो है जो 9 to 12 कोर्स किए रहते हैं बच्चे, उन दोनों को उनको इन दोनों ही टेट के लिए एलिजिबल माना गया है। ठीक है, आया बात समझ में। वैसे ही सेम यहां पर भी चीजें हैं कि अगर आपने जो है भैया जो है प्रिपरेटरी स्टेज का कोर्स किया हुआ है तो आप जो है फाउंडेशनल स्टेज के जो टेट होता है उन दोनों को दे सकते हैं। ये बात यहां पर क्लियरली समझ लीजिएगा, ठीक है। अब यहां पर आगे बढ़ते हैं। टेट सीटेट देने के बाद आपका क्या होता है कि आपको जो है वो रिक्रूटमेंट आती है। हर एक स्टेट की अपनी रिक्रूटमेंट आती है। जैसे आप बिहार का देखेंगे तो बिहार में आपका ट्रे चलता है, ठीक है, ट्रे के नाम से आपका चलता है, जैसे इसमें ट्रे 4.0 हो रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से अगर हम यूपी में देखें तो सुपर टेट के नाम से होता है। किसके नाम से? सुपर टेट के नाम से होता है। ये बिहार का मैंने बता दिया और आपको यूपी का बता दिया रिक्रूटमेंट। अब जैसे आप इसको क्वालिफाई करते हैं वैसे ही जो है आप यहाँ पर टीचर बन जाते हैं भैया। क्या होते हैं? टीचर बन जाते हैं। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, अब टीजीटी और पीजीटी का जो पोस्ट होगा वो भी आपका खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म होगा? क्योंकि अब जो टीचर बनेंगे आप वो सेकेंडरी लेवल के टीचर बनेंगे। अब उसका नाम जो भी रखा जाए, लेकिन अब जो है टीजीटी पीजीटी का पोस्ट जो खत्म होकर के दोनों को कंबाइन कर दिया जाएगा, और दोनों को यानी कि 9 to 12 यानी कि टीजीटी क्या होता है 9 और 10 को पढ़ाने के लिए होता है, पीजीटी जो है आपका 11 और 12 को पढ़ाने के लिए होता है। तो ये दोनों ही अब यहाँ पे कंबाइन कर दिए जाएंगे, दोनों को जोड़ दिया जाएगा। अब दोनों को जोड़ने के बाद जो टीचर कहलाएंगे वह सेकेंडरी स्टेज के टीचर कहलाएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे आप टीचर बनेंगे यहाँ पर। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका लक्ष्य मतलब स्कूल टीचर क्यों बनेंगे? तो स्कूल टीचर इसलिए बनना, अगर आपका लक्ष्य है कि आपको जल्दी से जल्दी अपना कैरियर शुरू करना है, कि आप आईटीपी कोर्स कर लिए, आईटीपी कोर्स करने के बाद आप जो है डायरेक्टली जॉब पाना चाहते हैं टीचिंग कोर्स में, ठीक है, तो आप इसके क्षेत्र में जा सकते हैं। उसके बाद आपका गवर्नमेंट जॉब यहाँ पर बिल्कुल कंफर्म हो जाता है कि हाँ भैया अगर हमने ये सब स्टेप पूरा किया तो आपका गवर्नमेंट जॉब एक लग जाता है, एक टैग बन जाता है आपका। जॉब सिक्योरिटी होती है, जब आपके पास गवर्नमेंट जॉब होती है तो आपकी जॉब सिक्योरिटी होती है कि आपको कोई निकाल नहीं सकता है, भले आप कुछ भी हो सकता है, सस्पेंड वगैरह हो जाए, लेकिन आपको जॉब में रहेंगे। सस्पेंड होने के बाद 1 साल 2 साल के बाद आप
बहाली हो जाती है, लेकिन आप जॉब में रहेंगे, आप निकल नहीं जाएंगे। एक स्टेबल इनकम होता है कि अगर आपका सैलरी 50,000 60,000 है तो आपका हर महीने आता रहेगा, वो रुकेगा नहीं, उससे कम नहीं होगा, उससे ज्यादा ही होगा। साथ ही अगर आपको स्कूल स्टूडेंट को पढ़ाने में मजा आता है, उनके साथ काम करने में मजा आता है, तो ये आप जरूर चूज करिए। और डायरेक्ट स्टूडेंट पर अपना इंपैक्ट डालना चाहते हैं कि ये जो कि स्टूडेंट जो होते हैं हमारे भविष्य होते हैं, तो उन पर आप डायरेक्ट अपना इंपैक्ट डाल सकते हैं। अब यहाँ पे बड़ी बात ये होती है कि सर अगर हम स्कूल टीचर बन रहे हैं तो इसका कुछ ना कुछ नुकसान तो होगा ही, फायदा तो होगा है, बहुत सारे फायदे हैं यहाँ पर हमने बता दिया। नुकसान क्या है? तो एक बात यहाँ ध्यान रखिएगा कि स्कूल टीचर को जो है ये देखा गया है कि पढ़ाने से ज्यादा जो मतलब नॉन टीचिंग जो वर्क होते हैं, टीचिंग वर्क के साथ साथ उनको नॉन टीचिंग वर्क में भी लगा दिया जाता है। जैसे अगर हम बात करते हैं कि जनगणना हो रहा है तो उस जनगणना में उनको लगा दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर चुनाव हो रहा है ना, इलेक्शन हो रहा है, तो उस इलेक्शन में भी उनकी ड्यूटी लगा दी जाती है, ठीक है, उनको बीएलओ बना दिया जाता है, ठीक भैया। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जो नॉन टीचिंग के होते हैं। जैसे अगर बात की जाए कि अगर कोई गांव है, अगर गांव में आपका पोस्टिंग हो गया तो आपको वहां पे बोल दिया जाएगा कि आपको देखरेख करनी कि कोई जो है बाहर खेत में जाकर के लैट्रिन वगैरह नहीं न कर रहा है, वो भी आपको देखना पड़ेगा एज ए टीचर, ठीक है। तो ये सब भी जिम्मेदारी आपको मिल सकती है, तो उससे आप भाग नहीं सकते हैं। आए बात समझ में? आपको बहुत सारे कार्य दे दिए जाएंगे लेकिन आपको करना पड़ेगा, वो आप मना नहीं कर सकते हैं एज ए स्कूल टीचर। ये नुकसान होते हैं, लेकिन फायदा ये भी होता है कि आपको एक स्टेबल जॉब होती है, जॉब सिक्योरिटी आपकी होती है, एक फिक्स अमाउंट आपको हर महीने आता रहता है, ठीक है। ये सब चीजें होती हैं, ठीक भैया। आगे बढ़ते हैं इसके बाद। अब यहां से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आपका आता है यूनिवर्सिटी टीचर। अब यूनिवर्सिटी टीचर के लिए क्या चाहिए भैया आपका? तो सबसे पहले अगर आपको जाना है, मतलब हायर एजुकेशन में आपको जाना चाहते हैं, आपको जो रिसर्च करना चाहते हैं, अपने सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं, तो आप यूनिवर्सिटी टीचिंग की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। अब यूनिवर्सिटी टीचर कैसे बनेंगे इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। यूनिवर्सिटी टीचर बनेंगे सबसे पहले आपको आईटीपी बीएड कोर्स करना होता है। आईटीपी बीएड कोर्स करने के बाद दो ऑप्शन होते हैं कि दो तरीके से आप यूनिवर्सिटी टीचर प्रोफेसर बन सकते हैं। एक, या तो अगर आपके आईटीपी बीएड कोर्स करते वक्त यानी कि पूरे 4 साल में जो है 75% से एबव अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं, पूरे 4 साल में अगर आपके आ रहे हैं, तो आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर डायरेक्टली बन सकते हैं। मतलब 75% अगर आपके आ रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं भैया, आप नेट क्वालिफाई करिए। नेट मतलब आप जो है आपको जेआरएफ क्वालिफाई करना होगा, ठीक है, जेआरएफ क्वालिफाई करना होगा, और जेआरएफ के बाद डायरेक्टली जो है आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। यानी आपको हर महीने एक फिक्स अमाउंट आने शुरू हो जाएगा। बस आपको सिंपली एक चीज करना है कि जो 4 साल का आपका कोर्स होगा उसमें आपको 75% मार्क्स आपके लाने होंगे। अगर 75% मार्क्स से एबव है आपका, तो आपको बस एक ही काम करना होगा, एक एग्जाम की तैयारी करना होगा, वह नेट की तैयारी करना होगा। और नेट में भी 3 प्रकार के होते हैं जिसमें आपको जेआरएफ को क्वालिफाई करना होगा। ध्यान रखिएगा, जेआरएफ आपको क्वालिफाई करना होगा। अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई होते हैं तो आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब आप ऐसा नहीं कि आप जेआरएफ क्वालिफाई हो गए तो आपका डायरेक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर पे नियुक्ति हो जाएगा, नहीं। आपको ये चेक करना पड़ेगा कि किस यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकाली गई है। किसी किसी यूनिवर्सिटी में 1 पोस्ट के लिए आती है, 2 पोस्ट के लिए आती है, और किस सब्जेक्ट के लिए आ रही है ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको अपने आंख कान नाक सब कुछ खोल करके रखने होंगे जब आप जेआरएफ क्वालिफाई कर लेते हैं, क्योंकि आप ही नहीं होते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो चाहते हैं कि वो बिना पीएचडी किए ही क्या हो जाए, असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाए। तो ये सब चीजें होती हैं, ठीक। अब अगर मान लेते हैं कि आपके 75% मार्क्स नहीं आते हैं, आपके आईटीपी बीएड करते वक्त मान लेते हैं कि 70% आपके मार्क्स आपके आते हैं। अगर आपके 70% मार्क्स आते हैं तो आप जो है नेट जेआरएफ के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। अब आपको क्या करना होगा कि आपको हायर स्टडीज करना होगा, जैसे मास्टर डिग्री करना होगा। मास्टर डिग्री में आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप जो है भैया आप एमए कर लीजिए, ठीक है, एमए कर लीजिए, या एमएससी आप कर लीजिए, या फिर आप जो है एमकॉम कर लीजिए, ठीक है। ये आपके कोर्स होते हैं। या फिर आप जो है यहां पर एमएड कोर्स कर सकते हैं, ठीक है, एमएड कोर्स कर सकते हैं। तो 2 चीजें यहां पर हैं। अगर आप एमएड डायरेक्ट करते हैं तो आप जितने भी टीचिंग कोर्स होते हैं उनको पढ़ाने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। जैसे आईटीपी बीएड हो गया, बीएड 2 साल का हो गया, ठीक है, इन सब कोर्सेज में पढ़ाने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं एमएड करने के बाद। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जो नॉर्मल कोर्सेज होते हैं जैसे बीए हो गया, बीकॉम हो गया, बीएससी हो गया, उनको करना है, तो आप जो है सिंपली अपना ये एमए, एमएससी या एमकॉम कोर्स कर सकते हैं। इनको करने के बाद आप जो है आप यहां पर भैया क्या होंगे, आपको क्वालिफाई करना होगा, नेट क्वालिफाई करना होगा, ठीक है।
अब यहीं पर यो सेम प्रोसेस, आपको नेट क्वालिफाई करना होगा। नेट क्वालिफाई जब आप करते हैं तो आपको वहां पर 3 चीजें होती हैं, एक तो ओनली पीएचडी होता है, एक आपका दूसरा दो तीन चीजें होती है, एक असिस्टेंट प्रोफेसर का होता है और आपका जो है एक जेआरएफ होता है। तो अगर आप केवल पीएचडी की निकालते हैं तो आपको जो है 3 से लेकर के 5 साल का पीएचडी कोर्स करना होता है, उसके बाद जाकर के आप कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं। 3 से 5 साल कोर्स करने के बाद, मतलब 3 से 5 साल पीएचडी करने के बाद ये होता है। अगर आप पीएचडी नहीं करना चाहते हैं, जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं, तो जेआरएफ के बाद आपका भैया क्या हो सकता है, जेआरएफ के बाद आप यहां पर असिस्टेंट प्रोफेसर का कोर्स मतलब उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। या तो आप पीएचडी कर लीजिए या तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाइए। ये आपका प्रोसेस होता है पूरा का पूरा, ठीक है। यही आपका यूनिवर्सिटी प्रोफेसर बनने का यहां पर पूरा आपका पाथवे है, कैसे आप यूनिवर्सिटी टीचर बनते हैं। इस पर अलग से मैंने वीडियो भी बनाया और आप लोग देख सकते हैं। अब यहां बात करते हैं कि आपको यूनिवर्सिटी प्रोफेसर क्यों बनना चाहिए। क्यों बनना चाहिए भैया, क्योंकि अगर आपको अपने सब्जेक्ट की डीप नॉलेज आपको चाहिए, आपको रिसर्च चाहिए, आपको अलग अलग स्थानों पे जो है आपको कॉन्फ्रेंस में भाग लेना है, ठीक है, या फिर आपको जो है एकेडमिक प्रोजेक्ट पे कार्य करना है या हायर स्टडीज करना है, तो ये सब अगर आपके मन में चल रहा है तो आप जो है बिल्कुल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर को चुन सकते हैं, ठीक है। ये रही बात है यूनिवर्सिटी प्रोफेसर के लेकर के। अब यहाँ पे बात करते हैं कि दोनों में सैलरी, क्योंकि सब काम जो है पैसे का है, पैसे भाई का ही काम आपका यहाँ पे रहता है। तो अगर आपका पैसे की बात यहाँ पे किया जाए भैया, ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं अगर 1 to 5 आप टीचर बनते हैं, यानी कि आपका इसमें 1 to 5 टीचर मतलब क्या है कि प्रिपरेटरी और आपका फाउंडेशन दोनों इसमें आ जाते हैं। अगर यहाँ पर आप टीचर बनते हैं तो आपकी जो अभी करेंट टाइम की बात करते हैं, फ्यूचर में क्या होगा सैलरी वो तो बात की बात है, लेकिन करेंट टाइम में बात करते हैं 2026 में बात किया जाए तो बेसिक पे जो है आपका 35,400 रुपए है। कुल मिला जुलाकर आपका यहाँ पर 45,000 लगभग आपका हो जाता है। वही अगर 6 to 8 की बात करते हैं तो आपका 44,900 रुपए होता है, ठीक है। वहीं अगर आप जो 9 से 12 के होते हैं टीचर, उनके लिए 47,600 होता है। और यूनिवर्सिटी के जो असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं उनका जो है 57,700 रुपए आपका रहता है। लगभग कुल टीए डीए सब मिला उलाकर आपका 80-90,000 पहुंच जाता है। तो ये रहा आपका पूरा सैलरी का पूरा बेसिक स्ट्रक्चर। ये बेसिक, इसमें टीए डीएस और जो एक्स्ट्रा सैलरी वगैरह मिलता है वो इसमें ऐड नहीं है। अब 2-4 साल के बाद जो है महंगाई जितनी बढ़ती जाएगी वो आपको महंगाई के अनुसार आपकी सैलरी रहती है, ठीक है। बेसिक पे स्केल आपका होता है, 8वां वेतन आयोग जब लागू हुआ तो उसमें सैलरी भी आपकी बढ़ती रहती है। तो ये सब चीजें आपकी हो गई। तो ये आपको कंप्लीट मैंने आपको जानकारी दे दिया है कि कैसे आपका दोनों में क्या क्या डिफरेंटेड है, दोनों में क्या अलग है, दोनों में फायदे क्या हैं, दोनों में नुकसान क्या है। बाकी आपका कोई प्रश्न होगा तो आप लोग कमेंट करिएगा, आपके सभी कमेंट का जवाब दिया जाएगा। और एक इन्फॉर्मेशन ये है कि एनसीटी 2027 की तैयारी हम लोग यहाँ पे शुरू हो चुकी है, तो अपने जो भी भाई बहन है उन तक के इन्फॉर्मेशन आप लोग जरूर शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।